शांति हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। कल हम लोग ने चैप्टर 3 हिस्ट्री का कुछ रिवीजन किए थे ना, आज फिर आगे करेंगे। उससे पहले एक आध दो को क्वेश्चन हो जाता है। द लॉस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किसने की थी? हानबो चाउ ने। हिंद चीन हम लोग का चैप्टर जो था, उस चैप्टर का क्या नाम है? हिंद चीन में कुल कितने देश सम्मिलित हैं? कौन कौन? हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ, ठीक है। बताओ, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? किसने बनवाया था? तो सब कुछ पता है ना, ऑब्जेक्टिव का लगभग यहाँ से पता हो गया है। तो हम आगे देखेंगे। हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास के कारणों का वर्णन करें। क्वेश्चन कल हम दे दिए थे आप लोग को, हिंद चीन में कैसे विकास हुआ। अच्छा, एक और चीज है, जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी औपनिवेशिक बनाए थे उनको किस नाम से पुकारा जाता था? क्लोन, ठीक है। टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सब याद है, कोई ना कोई के याद है। हनोई समझौता क्या हुआ? एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हनोई समझौता। हनोई जगह का नाम है, ठीक है, लिख लीजिएगा। हनोई समझौता क्या है? हनोई समझौता क्या है? आप लोग से हम अपेक्षा करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे शांति से पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी शांति से पढ़िएगा। जिसको क्लास में अगर बात करने की इच्छा होगी तो आप लोग चले जाइए, बगल में वहां पूरा फील्ड खाली है, ठीक है। आप लोग से निवेदन कर रहे हैं पैर पकड़ के, ठीक है। हम नहीं चाह रहे हैं कि आप लोग को पीटे ज्यादा। देखेंगे बुआ, वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था बुआ? देखो, और जो वियतनाम था, वियतनाम आजाद कब हुआ था? 1945 में आजाद हुआ था, ठीक है। 1945 में आजाद हुआ था, और उसका एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कल हम बता दिए थे वो आप कि आजाद हुआ था 1945 में, और उसका एकीकरण पूर्ण रूप से हुआ था 75 में हुआ था, ठीक है। तो जब आजाद हुआ था उसके बाद में एक समझौता होता है 1946 में। उसी समझौता को क्या कहते हैं? या किन दो देशों के बीच होता है? ठीक है। और उसी हनोई समझौता के तहत ही वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया गया था। किस समझौता के तहत? हनोई समझौता के तहत वियतनाम को क्या किया गया था? स्वतंत्र घोषित किया गया था। आजादी और गृह युद्ध, जब वह आजाद हो जाता है उसके बाद वहां पे गृह युद्ध, बहुत बड़ा गृह युद्ध छिड़ जाता है, और जो है वियतनाम 2 भागों में विभाजित हो जाता है, ना। बताए थे, एक उत्तरी वियतनाम और एक का शासक हो जाता है बाओ दाई, और दूसरा हो ची मिन्ह, है ना, सबको पता। तो आजादी और गृह युद्ध के बारे में हम जानते हैं। दिएन वियन फू युद्ध, यह युद्ध होता है, एक युद्ध था। युद्ध 7 मई 1954 ईस्वी को हुआ, जो वियतनाम के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी की बुरी तरह से हार हुई, और इस युद्ध में यह फैसला लिख लिया गया कि फ्रांसीसी लोग वियतनाम में नहीं रहेंगे। एक आजाद तो कर दिया था फ्रांसीसी लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोग वहां पे रह रहे थे और फिर से चाह रहे थे कि हम इसको क्या करें, गुलाम बनाए। लेकिन उसके बाद से एक कौन सा युद्ध होता है? डीएन वीएन फू युद्ध होता है। यह कब युद्ध होता है? 7 मई 1954 को होता है, और उसके बाद से वहां से फ्रांसीसी को पूर्ण रूप से खदेड़ दिया जाता है, ठीक है बुआ। अब है जेनेवा समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ। जेनेवा समझौता से आप क्या समझते हैं? हनोई समझौता, जेनेवा समझौता, क्वेश्चन ये भी आता है बुआ ऑब्जेक्टिव में, जेनेवा समझौता कब हुआ था?
हिंद चीन की वार्ता की समस्या को लेकर 1954 में एक समझौता हुआ जिसे जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता में वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया गया था? 2 भागों में। मैंने बताया था कि जब यह आजाद हुआ था उसके बाद से वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो वियतनाम को किस समझौता के तहत 2 भागों में बांटा गया था? जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता कब हुआ था? देखो कौन कौन, उत्तरी वियतनाम का शासक कौन बना और दक्षिणी वियतनाम का बाओ दाई। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम का शासक, दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओ दाई हुए थे। ठीक है, विभाजन के बाद वियतनाम युद्ध का स्थल बनकर यह रह गया, चारों ओर तबाही मच गई। यानी कि विभाजन जब हो गया तो यह युद्ध का स्थल बनकर रह गया। कौन? वियतनाम। कभी इधर युद्ध कभी उधर युद्ध, दोनों युद्ध जो था उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम हमेशा युद्ध में ही अपना समय बर्बाद कर रहे थे। अब अमेरिका हिंद चीन में कैसे प्रवेश किया? अब देखो, जब फ्रांस चल जाता है, जब यह ए बुआ क्या बोले थे हम भाई, अमेरिका प्रवेश कर जाता है। कब? हिंद चीन में। कैसे प्रवेश कर जाता है? किसके मदद से प्रवेश करता है? किसके मदद से प्रवेश करता है अमेरिका? उत्तरी वियतनाम है दक्षिणी वियतनाम की मदद से? बाओ दाई कहां का शासक था? उसी की मदद से न घुसता है वह। ठीक है, दक्षिणी वियतनाम की मदद से वह घुसता है। कहां पे? वियतनाम में। देखो, जिनेवा समझौता के तहत पूरा वियतनाम 2 भागों में बट गया था, जिसमें हो ची मिन्ह ने इसका समर्थन, देखो अब हो ची मिन्ह जो था, एक जो था उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, तो हो ची मिन्ह का जो समर्थन था वह रूस कर रहा था। कौन कर रहा था? रूस। और बाओ दाई का समर्थन कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। ठीक है, इसका समर्थन अमेरिका तथा फ्रांस ने किया। अमेरिका हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था, यानी साम्यवाद का विस्तार अमेरिका नहीं चाहता था, और हो ची मिन्ह जो था वह हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार चाहता था। ठीक है, इसने साम्यवाद को कुचलने के लिए हिंद चीन में प्रवेश कर गया, और इसी के लिए वह साम्यवाद को कुचलने के लिए ही अमेरिका कहां पे प्रवेश करता है? हिंद चीन में प्रवेश करता है। और किसकी मदद से करता है? बाओ दाई यानी दक्षिणी वियतनाम की मदद से प्रवेश करता है। उत्तरी वियतनाम का शासक, दक्षिणी वियतनाम का शासक। चलिए, वियतनाम में गृह युद्ध। 1954 में जिनेवा समझौता के बाद दक्षिणी वियतनाम पर बाओ दाई राज कर रहा था। कौन राज कर रहा था? लेकिन सन 1955 में अमेरिका के सपोर्ट से नगो दियन ने बाओ दाई को हटाकर खुद राजा बन गया। यानी कि अमेरिका जो था बाओ दाई से खुश नहीं हुआ, तो वह किसको शासक बना दिया? नगो दियन को खुद शासक बना दिया, जो एक स्वेच्छाधारी होना चाहिए वहां पर राजा था। इसने कुछ कानून बनाए जो जनहित में नहीं था। अतः 1963 में आते आते पूरा वियतनाम अशांत हो गया और गृह युद्ध के दौरा शुरू हो गया तथा अमेरिका खुलकर सपोर्ट में उतर गया। किसके सपोर्ट में? दक्षिणी वियतनाम के सपोर्ट में उतर गया। अब रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज और नापाम बम की व्याख्या कर लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में से पूछा था क्वेश्चन। ठीक है बुआ, रासायनिक हथियार, एजेंट ऑरेंज और नापाम बम। देखेंगे रासायनिक हथियार कैसा था। अमेरिका का रासायनिक हथियार का प्रयोग करने लगा था। कहां पे? हिंद चीन में। अगस्त 1964 में अमेरिका द्वारा उत्तरी वियतनाम के लोगों के ऊपर अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया जा रहा था, जैसे गोला बारूद, बम, वर्षक, विमान, टैंक इत्यादि। इसके अलावा रासायनिक पदार्थ भी छिड़काव किया जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए घातक थे। जो रासायनिक हथियार था यानी कि ऊपर से लाता था हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और जहां युद्ध हो रहा था वहां से पे गिरा देता था, ऊपर से ही गिरा देता। अब जिसके शरीर पे पड़ता था ना पूरा गल जाता था, उसका शरीर हड्डी गला देता था। कितना खतरनाक था, और वातावरण में प्रदूषण फैल रहा था। अब देखेंगे नापाम बम। नापाम बम रासायनिक हथियार था जो एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलाकर ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था, और त्वचा से चिपक कर पूरा त्वचा को जला के राख कर देता था।
किस प्रकार से था, बहुत खतरनाक था। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पौधे की पत्तियां झुलस जाती थी। अब सोच लो, एजेंट ऑरेंज ऐसा एक जहर था जिसे पौधा पर अगर छिड़क दिया जाए तो उसका पत्तियां जल जाता है, गल जाता है, झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया। यानी कि वहां पे जो हिंद चीन में जो था वहां पे खेती हो रहा था, वहां पे जाके ऊपर से हेलीकॉप्टर के माध्यम से छिड़काव कर देता था। ठीक है, यानी कि उसको एकदम पूरा तोड़ देना चाह रहा था कि तोड़ देंगे तभी फिर हम उससे मदद मांगेगा। ठीक है, तोड़ देंगे तभी फिर हमारे पास आके झुकेगा, तो इसलिए वह पूर्ण रूप से करता था। अब देखो, नापाम बम का इस्तेमाल किया, उसके बाद एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया, एक तरह से पूरा ट्रैंक सब दे दिया था उसको लड़ने के लिए। किसको? दक्षिणी वियतनाम को। और वहां पे धीरे धीरे अपना फौज भी उतारने लगा था अमेरिका। ठीक है, यह काफी जहरीला था। ऐसा माना जाता है कि 1.1 करोड़ गैलन का छिड़काव किया गया था, जिससे फसल के साथ जंगल भी जलकर राख हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका एक युद्ध में लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च किया था। अब बर्बाद ने किया था अपन पैसा है। ठीक है, अपन पैसा लेके दूसरा के मतलब सुखी चैन से न रहे थे। हमारे पास अगर पैसा हो दूसरा के सुखी चैन से न, यही ना बात था अमेरिका के, है कि उसके पास पैसा था। अब बताओ, वो अपना देश के विकास में उतना पैसा लगाता तो कहां आगे बढ़ गया रहता। अब दूसरा के देख रहा है कि वो देश काहे बढ़ रहा है, ना नीचे कर देता है, तब ना हमारा से कर्जा लेने। ठीक है, इसमें डाइऑक्साइजन पदार्थ का प्रयोग किया गया था जो शरीर में कैंसर रोग उत्पन्न करता था। इसके प्रभाव के कारण कई वर्षों तक वियतनाम में जन्म लेने वाला बच्चा विकलांग पैदा होने लगा। यह ऐसा जहर था हुआ कि जिसके शरीर पर पड़ जाता था, चाहे वह फसल का उपयोग कर लेता था, उसे कैंसर फैलने लगा। ठीक है, कैंसर वहां का जो बच्चा जन्म लेता था विकलांग होने लगा। इस प्रकार से अमेरिका वहां पे किया। हो ची मिन्ह मार्ग से आप क्या समझते हैं? अब देखो, उसी समय में जब हो ची मिन्ह थे, वह वहां पे एक मार्ग बनाए थे, रास्ता बनाए थे जमीन के नीचे से। ठीक है, देखेंगे यह मार्ग उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। हो ची मिन्ह मार्ग जो था यह उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था, जिसे भूल भुलैया भी कहा जाता था। यह मार्ग हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक जाता था, जिसे 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़कें मिलती थी। इसी सड़क के माध्यम से लोग आयात निर्यात करते थे और अपने सैनिकों के पास हथियार और खाना ले जाते थे। लेकिन अमेरिका के द्वारा सड़कों पर बम गिरा के मार्ग को नष्ट कर दिया गया। अब क्या काम करता था अमेरिका कि यह मार्ग को ही नष्ट करने लगा। परंतु उतना ही जल्दी वियतनाम के लोग ने, खासकर महिलाएं, आपस में मिलकर सड़कों की मरम्मत कर देते ताकि व्यापारी और आवागमन बाधित न हो। इससे अमेरिका को असफलता हुआ। अब क्या काम करता था अमेरिका? बम गिराता था, इधर से औरत बच्चा सब मिलकर उस रोड को फिर तुरंत बना देता था, रातों रात में बना के तैयार कर देता था। ठीक है, अब रातों रात में बना के तैयार कर देता था। कितना अमेरिका बम गिराता, फिर से वह क्या करता, रातों रात में तैयार कर देता। वहां की महिलाएं इसमें सबसे ज्यादा अग्रसर थी और जिसके कारण से अमेरिका इसमें पलस्त हो गया था, असफल हो गया। अब अमेरिका युद्ध में महिलाओं का क्या योगदान था? वियतनाम युद्ध में महिलाओं का योगदान बहुत सराहनीय है। इस युद्ध में उत्तरी वियतनाम के महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में हिस्सा लिया था। यानी मारे पीट करना नहीं था उसका काम, बस बचाव करने का काम, उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम, एक तरह से मतलब कोई अगर बीमार है उसको इलाज करने का काम महिला करती थी, रोड बनाने का काम करती थी, खाना सबको पहुंचाने का काम करती थी। बहुत सारे सभी सैनिकों के समय पर यहाँ पे है ना, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुली के रूप में कार्य किया, यानी कि सामान ढोने का भी काम किया। घायल सैनिकों के देख रेख के लिए नर्सों के रूप में भी कार्य किया। सभी सैनिकों को समय पर खाना पहुंचाने का कार्य किया। सैनिकों के लिए बंकर बनाने का कार्य किया। बंकर जानते तुम लोग, जहां पे छुप कर युद्ध लड़ा जाए। ठीक है, अभी बॉर्डर टूर आया है ना, जाके देख लेना उसे बंकर में कैसे युद्ध लड़ा जाता है। बंकर में एक जमीन के अंदर गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढा खोद के उसके अंदर में छुप छुप के बंदूक चलाया जाता है, बंकर। अब इसी बीच में होता है, क्या होता हुआ जब यह सब हो जाता है तो यह माइली गांव की घटना होती है। जब अमेरिका जब हार रहा था पूरी तरीका से, जब उसको कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, तो उसके सैनिक ने इतना गंदा घिनौना काम किया था कि देखिए माइली गांव की कहानी हम। ठीक है, अमेरिका के द्वारा कितना शर्मसार घटना, पूरा विश्व इससे, माइली गांव की जब घटना हुआ था पूरा विश्व अमेरिका की थू थू करने लगा था। यह घटना 1968 ईस्वी में घटा था, जिसमें अमेरिका के सैनिकों द्वारा दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था? बाओ दाई। ठीक है, वियतनाम में माइली गांव के चारों तरफ से घेर कर पुरुषों को बंदी बनाकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी।
ठीक है, अब वह क्या काम किया, जब देखा कि अब यहाँ पे हम इसको गुलाम नहीं बना सके, नहीं यहाँ पे मेरा कुशल रहा है, लास्ट में मतलब न रहेगा बांस न बजेगा बसरी वाला बात कर दिया एकदम। ठीक है, पूर्ण रूप से उसको खत्म ही कर देंगे बोलो की। अब जब हम नहीं यहाँ पे शासन करेंगे तो यही के सबके जनता को मुआ हुआ के सबके भाग जाएंगे। से पूर्ण रूप से यही ना था, बंदी बनाकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। जितना भी पुरुष था बच्चे था सबको पीट पीट के हत्या कर दिया। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। सोच सकते हो, मतलब महिलाओं और बच्चे जितने भी थे, यानी कि जो भी उसको लगा, महिला और बच्ची जितना भी था सबको बंधक बनाकर रखा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। 12 वर्ष की बालिका और 10 घंटे पहले जन्म लेने वाली महिलाओं को भी गोली मार दिया जाती है। यानी कि जो जन्म लिया है 10 घंटे पहले भी जन्म लिया है सबको भी गोली मार दिया गया। और 12 वर्ष से नीचे जो भी है, 12 वर्ष से ऊपर को बंदी बना लिया और 12 वर्ष से नीचे जितना भी है सबको गोली मार दिया गया। कितना घिनौना काम किया था अमेरिका। इसके बाद उस गांव में आग लगा दी और उसके बाद जब महिला सब पीड़ित हो गई, मतलब बहुत सारा अत्याचार हुआ उस पर, तब उसके बाद उस पर पेट्रोल डीजल छीट के आग लगा दिया गया। इस सनसनी खबर को एक बूढ़ा व्यक्ति के द्वारा सभी को बताया जाता है, अतः इस घटना को ही माइली गांव की घटना कहा गया। और बाद में इसी में से एगो जिंदा बच जाता है बूढ़ा व्यक्ति और इसी घटना का एक उजागर करता है और जिससे पूरा अमेरिका को इसका थू का मतलब शर्मिंदगी झेलना पड़ता है। अब इसी के बाद वहां का जो अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है, कौन रहता है? अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है निक्सन। ए बुआ हल्ला नहीं करे। राष्ट्रपति निक्सन के हिंद चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना की क्या थी, इसका प्रभाव क्या था? पहला था बुआ माइली गांव की घटना 1968 में घटा, जो एक सनसनी भरी खबर थी। इसके कारण अमेरिका के आंखों में किरकिरी छा गई, वह शर्म के मारे लज्जित हो गया। यानी इसका पूरा विश्व जो है हिनाई करने लगा कि इस तरीका का घटना नहीं अंजाम देना चाहिए था अमेरिका को। देखो किया तो वहां का मतलब उसका सैनिक सब, लेकिन असर किस पे पड़ रहा था? देश पे पड़ रहा था। ठीक है, जैसे तुम लोग हो, अगर तुम लोग गलती करोगे तो सीधा उंगली किस पे उठेगा? माता पिता पे उंगली उठता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से गलती कौन किया? अमेरिकी सैनिक। उसको भुगतना किसको पड़ा था? पूरे अमेरिका, यानी उसका जो गार्जियन था निक्सन। ठीक है, अमेरिका जनता भी हजारों सैनिक के बलिदान एवं अरबों डॉलर की बर्बादी का विरोध करने लगी, जिससे अमेरिका पर निरंतर दबाव बढ़ने लगा। अमेरिका के सक्षम आर्थिक संकट एवं सैनिक मनोबल के ह्रास की स्थिति उत्पन्न हो गई। विश्व के कोने कोने में इसकी बहुत आलोचना होने लगी। इस बात को लेकर निक्सन की 5 सूत्री योजना इस प्रकार प्रस्तुत की गई। अब देखो निक्सन जो था वह 5 सूत्री योजना लाता है। यह जब घटना होता है उसके बाद हिंद चीन को सभी सेना युद्ध बंद करो। अब कहता है हिंद चीन में जितने भी सेना युद्ध लड़ रही है सभी युद्ध बंद कर दे। युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाई बंद करो। यानी युद्ध अगर रुक जाता है तो कोई बात विचार वाला भी नहीं होगा कि कोई उसको कुछ बोल रहा है कोई उसको कुछ बोल रहा है। सभी प्रकार की युद्ध जो है वह बंद हो जाएगा। युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। यानी युद्ध अगर विराम हो जाता है तो कोई हो दक्षिणी वियतनाम हो या उत्तरी वियतनाम हो, किसी अपना शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। उसके बाद युद्ध विराम के अंतिम लक्ष्य शांति स्थापित करना होगा। युद्ध विराम जो होगा उसका अंतिम लक्ष्य एकदम शांति ही स्थापित करना है। युद्ध विराम की देखभाल पर्यवेक्षक करेगा। इसका प्रभाव असफल रहा, लेकिन यह जो बात कहा इसका कोई असर नहीं हुआ। किस पे? अमेरिका पे नहीं हुआ, हिंद चीन पे। ठीक है, राष्ट्रपति निक्सन उसके बाद फिर से 8 सूत्री प्रस्तावना लाता है। 5 सूत्री कोई काम नहीं किया तब कहता है कि 8 सूत्री लाएंगे हम। अब देखो 5 सूत्री योजना विफल हो जाने के बाद सन 1972 ईस्वी में राष्ट्रपति पुनः 8 सूत्री प्रस्तावना प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य हिंद चीन के संघर्ष को समाप्त करना था। प्रस्ताव के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार थे। अब देखेंगे समझौता होने के 6 महीने के अंदर दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका और अन्य विदेशी सैनिक को वापस बुला लिया जाएगा। यानी कि यह समझौता जब हो जाएगा 1972 ईस्वी का जो समझौता था, अगर यह हो जाएगा तो कोई भी जो अमेरिकी सैनिक वहां पे है, चाहे कोई देश का जो सैनिक है वहां पे, उसको वापस अपने देश जाना पड़ेगा। सेना की वापसी के बाद बंदी नागरिकों और सैनिकों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और यह दूसरा बात भी कहा कि अगर जब सेना वापसी जाता है तो वहां जितने भी लोगों को बंदी बनाया गया सबको छोड़ दिया जाएगा। 6 महीने के अंदर दक्षिणी वियतनाम राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जाएंगे। उसके बाद वहां पे दक्षिणी वियतनाम में राष्ट्रपति का चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में कराया जाएगा, यानी कि पूरे विश्व के निरीक्षण में करवाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण का मतलब है पूरे विश्व के देखभाल में कराया जाएगा। उसके बाद सभी पक्ष जेनेवा समझौता के शर्तों का पालन करेंगे। जेनेवा समझौता कब हुआ था? अभी बताया थे तो आज पहले
जेनेवा समझौता के तहत ही किसको मतलब दो भागों में बांटा गया था, वियतनाम को। यानी कि सभी पक्ष जेनेवा समझौता के शर्त का पालन करेंगे। वो भी हुआ था कि एक उत्तरी वियतनाम एक दक्षिणी वियतनाम, यानी उसमें जो है उसका जो शर्त था वह पालन करेंगे। हिंद चीन के सभी देश अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करेंगे। उसके बाद कोई भी उसमें कोई देश उसमें भागीदारी नहीं रहेगा। हिंद चीन का जो समस्या है वो हिंद चीन वाले ही देखेंगे, कोई दूसरा देश उसमें ज्ञान देने नहीं आएगा। हिंद चीन में युद्ध विराम लागू होगा तथा कोई भी विदेशी सेना हिंद चीन में प्रवेश नहीं कर सकेगी। और अमेरिका कहता है कि हिंद चीन में अब यहाँ पे युद्ध विराम हो जाएगा और कोई दूसरा देश चाहेगा कि उसको गुलाम बना के हम फिर से वहां पे करेंगे तो यह नहीं हो सकेगा। ठीक है। समझौते के सैनिक पक्ष की देखभाल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। सैनिक पक्ष का जो देखभाल होगा वह अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। हिंद चीन के नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। साथ ही यही संस्था दोनों वियतनाम, लाओस और कंबोडिया की स्थिति निर्धारित करेगी। निक्सन का यह प्रस्ताव भी विफल हो गया। यानी कि यह भी प्रस्ताव जो 8 सूत्री प्रस्ताव था यह भी प्रस्ताव विफल हो गया। उत्तरी वियतनाम इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। और उत्तरी वियतनाम का शासक कौन रहता है बुआ? हो ची मिन्ह। और यह उसको क्या कर देता है? खारिज कर देता है, असफल कर देता है। वह सीधा कहता है नहीं, हमको चाहिए क्या? आजादी। ठीक है। अब वह क्वेश्चन है एक दे देते ना। अब यहाँ पे जो बच गया कल इसका जो क्वेश्चन बचता है वो करा देंगे और ऑब्जेक्टिव करा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। ठीक है बुआ? समझ में आया? अच्छा लगा? आप लोग लाइक करते नहीं है, जाके उसको वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, देखते नहीं। ठीक है। बंद कर दो बुआ।